वेलकम टू आवर एमसीक्यू सीरीज। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का पहला वीडियो है जो बायोलॉजी के ऊपर है। ये एमसीक्यू सीरीज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following contains enzymes for cellular respiration? इनमें से कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और गोल्गी apparatus. We all know mitochondria are the powerhouse of cell. And in a cell diagram, this is mitochondria. Mitochondria work similar to our digestive system. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो जैसे काम करता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करता है। फूड से न्यूट्रिशन लेके डिफरेंट ऑर्गन में भेजता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स की मदद से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल के डिफरेंट पार्ट में, सेल के डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स होता है उनमें भेजता है ताकि सेल अपने आप से ठीक से काम कर सके। तो दिस इज व्हाई द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। यस, mitochondria contains enzymes for cellular respiration, also known as the powerhouse of cell. Next question में चलते हैं। Which of the following is a structural component of plant cell wall? Plant cell wall का structural component कौन है इनमें से? कैल्शियम, phosphorus, manganese और potassium? And the option is calcium. Calcium activates enzymes is the structural component of cell wall. It influences water movement in cells and necessary for cell growth and divisions. We all know that water is very important, so it's influence water movement which is necessary for cell division and cell growth. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीबॉडी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। जब भी एंटीबॉडी का बात आता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करता है? ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट, इट इज प्रोटेक्शन. Antibody gives protection to our body from diseases, from virus, bacteria, fungus, foreign particles और different pathogens से एंटीबॉडी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कहाँ पे ये फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये फॉर्मेशन होता है आरबीसी में, ब्लड प्लेटलेट्स में, सेल मेम्ब्रेन में या फिर ब्लड प्लाज्मा सेल में। ये फॉर्मेशन होता है ब्लड प्लाज्मा सेल में। तो ब्लड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म 55 to 60% of blood. Antibody and other substances always occur in plasma. They serve to destroy bacteria, virus and toxic substances. ब्लड का दो पार्ट होता है, एक सेल और एक प्लाज्मा। सेल जो है वो 40 to 45% रहता है और प्लाज्मा जो है वो 55 to 60% रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, an individual whose blood type is B may donate blood to a person whose blood type is A. Whose blood type is what? मतलब कि एक B जिसका ब्लड टाइप B है, ए पर्सन किसको ब्लड दे सकता है? 4 टाइप्स ऑफ ब्लड, A, B, AB एंड O. अभी जो B है वो A को नहीं दे सकता, लेकिन B को दे सकता है। B O को नहीं दे सकता, A को भी नहीं दे सकता, लेकिन ये भी जो है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। मतलब ए भी बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और वो से भी ले सकता है। तो बी कौन कौन को दे सकता है? बी खुद को तो दे ही सकता है और ए भी जो है उनको भी दे सकता है। लेट्स सी, यस, ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड बी डज डोनेट ए बी एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन आरबीसी एवरेज लाइफ स्पैन, जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है एवरेज? इट्स 120 डेज। अभी जो रेड ब्लड सेल है इसका और एक नाम है, वो है एरिथ्रोसाइट। तो रेड ब्लड कॉर्पसल और एरिथ्रोसाइट, अगर इधर पे लिखा, यहाँ पे लिखा होता कि एरिथ्रोसाइट्स एवरेज लाइफ स्पैन इज
तो एरिथ्रोसाइट का एवरेज जो लाइफ स्पैन होगा वो भी 120 डेज, क्योंकि एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड आर व्हिच टाइप्स ऑफ टिश्यू? ब्लड कौन सा टाइप का टिश्यू है? देखते हैं ऑप्शंस, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ब्लड इज वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव से पता चल रहा है कि कुछ कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है? ब्लड के थ्रू हम O2 डिफरेंट ऑर्गन में भेजते हैं, उन ऑर्गन से निकलता हुआ CO2 हम लंग्स में लाते हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड एंडोक्रिन जो ग्लैंड रहता है उससे हार्मोन लेके जो साइट ऑफ एक्शन है वहां तक पहुंचाता है। तो ब्लड है वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई? बिकॉज इट्स कनेक्ट द लिंकेज of different organs to function our body. Let's see. Yes, it's connective tissue. They are named connective tissue because they work as a connective system and supporting other organs and tissues. Next question. Which of the following substances can cause blood coagulation at the site of its introduction? इनमें से कौन सा सब्सटेंस ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है? देखते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिस्टाडाइन, फाइब्रिनोजेन और वेलाइन। आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाउ? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और ऐसे वो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन एडिंग ब्लड कोआगुलेशन थ्रू कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर प्रोड्यूसेस प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और उसमें वो कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। तो 8 number question, pH of human blood. This is a very easy question. pH of human blood is, we all know, it's 7.4 and it's also slightly alkaline. Why it's called slightly alkaline? Let's see the scale of pH. 0 to 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी ये 0 से लेके 6 तक ये है एसिडिक, 8 से लेके 14 तक ये है एल्कलाइन, 7 और 8 के बीच में है वो है न्यूट्रल। ब्लड 7.4 मतलब वो एसिड की तरफ नहीं है, वो है स्लाइटली एल्कलाइन। और एसिड की तरफ कौन कौन है? स्टोमक एसिड हो गया, HCl, लेमन, ये सब जो है ये एसिड है। और एल्कलाइन कौन हो गया? सोप, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब हो गया। ब्लीच, जो बाथरूम क्लीन करने का जो ब्लीच होता है वो एल्कलाइन होता है, ये सब एल्कलाइन की तरफ हो गया। तो pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4 and it's slightly alkaline. Next question. The camel hump is composed of which tissue? Camel hump is composed of which tissue? Adipose tissue, skeletal tissue, areolar tissue or muscular tissue? The camel hump is composed of adipose tissue और फैट टिश्यू। एडिपोस टिश्यू का और एक जो नाम है वो है फैट टिश्यू। ये जो कैमल हम्प है ये कैमल को क्या हेल्प करता है? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करता है। इट्स मेन रोल इज टू सर्व एज एन एनर्जी स्टोरिंग रिजर्वर बट ऑल्सो इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। यू ऑल नो दैट कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल। वहां पे जो टेम्परेचर होता है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत दिन में बहुत गर्मी होता है, रात में ठंडी होती है। तो इसलिए जो कैमल का बॉडी टेम्परेचर है वो जो ये एडिपोस टिश्यू है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये एनर्जी स्टोरिंग का काम करता है, क्योंकि डेजर्ट में ज्यादातर खाना पानी नहीं मिलता। तो कुछ दिन के लिए कैमल बिना खाए बिना पिए अगर काम कर सके, इसलिए जो ये एडिपोस टिश्यू है, ये हम्प है, इसके अंदर जो एडिपोस टिश्यू है वो उसको एनर्जी देता रहता है। तो एडिपोस टिश्यू इज composed of, and camel hump is composed of adipose tissue.
Next, the shape of chromosomes are clearly visible on which phase? 4 ऑप्शंस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अच्छा, माइटोसिस में जो 5 फेजेस रहता है उसमें से प्रोफेज है नंबर 1, देन मेटाफेज नंबर 2, देन एनाफेज नंबर 3, देन टेलोफेज नंबर 4, देन नंबर 5 में साइटोकाइनेसिस। द शेप ऑफ क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल, इनमें से कौन से स्टेज में शेप ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली हम देख सकते हैं? वो है मेटाफेज में। द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। द क्रोमाटिन condense into two rod shape structure called chromosome. This is chromosome, two rod shape structure. The structure is like this, 1, 2. This is two rod shape structure which is called chromosome and it's clearly visible on metaphase stage. Now let's see next question. क्रोमोसोम्स, फिर से क्रोमोसोम में एक क्वेश्चन है, क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग एट व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस? हमने पहले ही देखा कि माइटोसिस का 5 स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या लिखा है? अर्ली मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, अर्ली टेलोफेज और नन ऑफ द अबव। द आंसर इज अर्ली एनाफेज, क्योंकि मेटाफेज में हम क्रोमोसोम को पहले सीन करते हैं, तब ये सेपरेट नहीं होता, लेकिन अर्ली एनाफेज में ये बीच में से ऐसे सेपरेट होना शुरू होता है। तो क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग एट व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस? इट्स अर्ली स्टेज ऑफ एनाफेज। Chromosome start separating at early anaphase stage, where the sister chromatids move away in opposite direction. Next question. The major constituent of connective tissue is? कनेक्टिव टिश्यू का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोलाजन फाइबर। ये जो कोलाजन फाइबर होता है, ये कोलाजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है, और वो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रेंथ के वजह से हमारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहता है। तो द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कोलाजन। बोन्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, बोन्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ऑस्टियो मतलब बोन्स एंड बोन्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। Now, next question. When the concentration of water and solutes on either side of cell membrane is same, then it is called, what it is called? चार क्या ऑप्शन दिया है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, none of the above. When the concentration of water and solutes on either side of the cell membrane, ये अगर एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन के इधर साइड मतलब इस साइड में और सेल के अंदर भी, साइटोप्लाज्म में भी वाटर सॉल्यूशन अगर सेम होगा, वाटर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक, क्योंकि वो सेम है। तो हाइपोटोनिक किसको कहेंगे? जब सेल के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर से कम होगा, तब होगा सेल हाइपोटोनिक। अब जब सेल के अंदर का वाटर एंड सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन बाहर से ज्यादा होगा, तब सेल होगा हाइपरटोनिक। हमको ये पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल की वजह से कुछ कुछ चीज वो बाहर से अंदर भेज सकता है और अंदर से बाहर भेज सकता है। ऑस्मोसिस की वजह से जहां पे वाटर में सॉल्यूशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर और सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, हम लोगों को पता है कि ऑस्मोसिस की वजह से वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन जो जगह है वहां पे जाएगा और जाके दोनों में बैलेंस मेंटेन करने का कोशिश करेगा। तो सेल के अंदर अगर सेल हाइपोटोनिक होगा वो बाहर से वाटर अंदर एब्जॉर्ब करेगा, सेल हाइपरटोनिक होगा तो वो अंदर से बाहर को वाटर और सॉल्यूशन जो है वो बाहर निकलेगा। तो दिस इज हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। एंड नाउ आइसोटोनिक इज जब सेल के अंदर और बाहर दोनों में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम सेम है, तब होगा वो सिचुएशन, वो होगा आइसोटोनिक। ठीक है? Yes, when concentration of water and solutes on either side of cell membrane is same, then the solution is said to be isotonic. Next, smooth muscles are likely to be found in stomach,
hard muscles of hand, or muscles of face. Smooth muscles are likely to be found in where? Three types of muscles. One, skeletal muscle, then smooth muscle, third, कार्डियक मसल और हार्ट मसल. स्केलेटल मसल जो बोन्स को, हमारे बॉडी का जो बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रक्चर स्केलेटन के ऊपर जुड़ा हुआ है, वो है स्केलेटल मसल. जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ये हो गया स्केलेटल मसल. कार्डियक और हार्ट मसल को पता ही चल रहा है कि वो हार्ट में है. सिर्फ हार्ट का जो मसल होता है, जो हार्ट पंप करता है, तो एक मसल है, इसलिए तो पंप करता है, इसलिए वर्क करता है, वो हो गया कार्डियक मसल. और स्मूथ मसल जो है वो स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स जो रहता है, ये सब हमारे जो बॉडी के अंदर, ये सब स्मूथ मसल से बनता है. तो स्मूथ मसल्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होगा. So this is the last question in this video. The wall of the internal organs such as blood vessels, stomach, intestine contains these kind of muscles. So this is our last video of MCQ series biology. अभी भी और भी बहुत पार्ट आना बाकी है. आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, आर्ट एंड कल्चर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, करंट अफेयर्स में भी हम MCQ लाएंगे. तो आप बोधरपन के साथ एकदम जुड़े रहिए, और ये जो MCQ सीरीज है, ये हमारे साथ आप प्रैक्टिस करने लगिए. तो क्या होगा कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.